नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हैं और अच्छी प्रिपरेशन दोस्तों आपकी चल रही होगी। उत्तराखंड एलटी का एग्जाम दोस्तों 18 अगस्त को होने वाला है, 2 महीने का समय है। ऐसे में दोस्तों आपके लिए विशेष सीरीज दोस्तों हम आपके लिए चला रहे हैं, जहां पर आपको लगातार हम वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट की दोस्तों आपके लिए लगातार हम क्लासेस लेकर आते रहे हैं। अभी तक 31 क्लासेस दोस्तों हमने अपलोड कर दी हैं। आज है क्लास नंबर 32 एकेडमिक एप्टीट्यूड का यूनिट 1 दोस्तों हम आपको करवा रहे हैं। बिल्कुल नए सिलेबस पर दोस्तों आधारित है, टॉपिक वाइज कंटेंट आपके लिए लेकर आ रहे हैं। जल्दी दोस्तों यूनिट 2, 3, 4, 5 स्टार्ट करेंगे। रेस्ट एश्योर्ड, भरोसा रखें। मूल्य संवर्धन में पाठ्यक्रम, शिक्षक, विद्यालय, परिवार और समुदाय की भूमिका, ये दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है। रोल ऑफ करिकुलम, टीचर, स्कूल, फैमिली एंड कम्युनिटी इन वैल्यू इनकलकेशन। तो दोस्तों एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी भी दोस्तों आप जब क्लास देखते हैं तो पूरी देखा करें, तभी जाके 100% दोस्तों आपको बेनिफिट मिलेगा। आधी दूरी क्लास देख के ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा इस क्लास को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। लिंक अबाउट सेक्शन में दिया गया है, वहाँ पर आपको हमारी क्लास की रेगुलर अपडेट देखने को मिलेगी, MCQ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मॉक टेस्ट और नोट्स की सुविधा भी दी जा रही है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे मूल्यों का अर्थ, यानी कि डेफिनेशन ऑफ वैल्यूज क्या है। मूल्यों का अगर हम दोस्तों शाब्दिक अर्थ की बात करें तो शाब्दिक अर्थ है उपयोगिता, वांछनीयता और महत्व, यानी कि यूटिलिटी, डिजायरेबिलिटी एंड इंपॉर्टेंस। अगर हम इसके शब्दों के आधार पर इसको समझे, अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो किसी समाज में जिन आदर्शों को महत्व दिया जाता है और जिनसे उन समाज के व्यक्तियों का व्यवहार निर्देशित और नियंत्रित होता है, तो उन्हें उस समाज के मूल्य कहते हैं। यानी कि जिन आइडल्स को आप किसी सोसाइटी में इंपॉर्टेंस दी जाती है और जो गाइड करते हैं और कंट्रोल करते हैं बिहेवियर ऑफ द पीपल ऑफ दैट सोसाइटी आर कॉल्ड वैल्यू ऑफ दैट सोसाइटी। बहुत आसान से दोस्तों डेफिनेशन है, लेकिन अलग अलग डिसिप्लिन के द्वारा इसको अलग अलग दृष्टिकोण से दोस्तों देखा गया है, और उस दृष्टिकोण के आधार पर दोस्तों हम वैल्यू को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले बात करेंगे दर्शन शास्त्र। तो दर्शन शास्त्र में मनुष्य का जो जीवन के प्रति दृष्टिकोण है उसको ही मूल्य की संज्ञा दी जाती है, यानी कि फिलॉसफी में मैन एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ इज कॉल्ड वैल्यूज। जैसे कि दर्शन शास्त्र में बात करें तो हम मोक्ष और भोग की बात करते हैं, ठीक है। मोक्ष और भोग ये आपके क्या है, दो वैल्यूज हैं। अभी जीवन के प्रति दृष्टिकोण पर आधारित है। कोई व्यक्ति है वो जीवन का जो अंतिम लक्ष्य मानता है कि मोक्ष की प्राप्ति है, तो मोक्ष उसके लिए क्या है, मूल्य है। यहाँ पर समझेंगे एक व्यक्ति है जो कि चाहता है कि भैया जो भौतिक जीवन है वहां पर वो भोग विलास करे, तो भोग मूल्य है। तो जीवन के प्रति उसका जैसा दृष्टिकोण है उसके आधार पर दोस्तों वहां पर वैल्यू बनती है। इसके बाद हम बात करेंगे धर्मशास्त्र में नैतिक नियमों को मूल्य माना जाता है। धर्मशास्त्री मानते हैं कि जो नैतिक नियम है वही मूल्य। अब देखिए हर धर्मशास्त्र के अपने अपने नैतिक नियम होते हैं, और जो उन धर्मशास्त्र का अनुयायी होता है, जो व्यक्ति उन जिस धर्म को दोस्तों अपनाता है, उसको उससे अपेक्षा की जाती है कि वो उस नैतिक नियमों का पालन करे। तो उन नैतिक नियमों से ही क्योंकि उसका व्यवहार नियंत्रित होता है और निर्देशित होता है, जो कि वैल्यू की दोस्तों डेफिनेशन है। तो जैसे हम बात करेंगे भैया जैन धर्म की, तो जैन धर्म में क्या है कि अहिंसा को इंपॉर्टेंट नैतिक नियम, मोरल रूल माना गया है। तो जो जैन धर्म का न्याय होगा उससे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप पूरे अपने हर जीवन के पहलू में अहिंसा को अपनाएं। तो इसलिए जैन धर्म के लिए अहिंसा एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज है। इसके अलावा बात करेंगे मानव शास्त्री की, तो मानव शास्त्री मूल्यों को सांस्कृतिक लक्षणों के रूप में स्वीकार करते हैं। मानव शास्त्री यानी कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट दोस्तों ये मानते हैं कि भैया जो मूल्य है और जो संस्कृति है इसमें कोई भी भिन्नता नहीं है। तो जो हमारी संस्कृति के लक्षण हैं वही आपके क्या है, मूल्य हैं। जैसे हम बात करते हैं अपने हिंदू संस्कृति की, तो हमारी हिंदू संस्कृति में क्या है, 4 पुरुषार्थ हैं, 5 महाव्रत हैं। पुरुषार्थ की बात करें तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अगर हम महाव्रत की बात करें तो सत्य है, अहिंसा है, अपरिग्रह है, आस्तेय है। तो ये दोस्तों हमारे महाव्रत की हम बात करते हैं, तो यही हमारे क्या है दोस्तों मूल्य है। इनको अपने यहाँ पर समझना है। तो किस तरह से मानव शास्त्री का दोस्तों दृष्टिकोण है, कैसे धर्मशास्त्री का दृष्टिकोण है, कैसे आपके फिलोसफर है उसका दृष्टिकोण है, तो इनके आधार पर दोस्तों यहाँ पर मूल्यों को कैटेगराइज दोस्तों किया गया है। अब यहाँ पर मूल्यों पर सबसे अधिक चिंतन की बात करते हैं तो मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रियों ने यहाँ पर किया है, यानी कि साइकोलॉजिस्ट और जो आपके सोशियोलॉजिस्ट हैं इनके द्वारा सबसे अधिक इस पर ध्यान दिया गया है। तो मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, वो कहते हैं मूल्यों को मनुष्य की रुचियां,
अभिवृत्तियां और पसंदों के रूप में ये स्वीकार करते हैं। वे मानते हैं कि जो ह्यूमन इंटरेस्ट है, एटीट्यूड है, वही आपका क्या है, वैल्यूज है। तो इस पर एक महत्वपूर्ण डेफिनेशन दी गई है फ्लिंक महोदय के द्वारा। ये मानते हैं कि मूल्य मानक रूपी मापदंड है। ये मानते हैं कि वैल्यूज आर नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड बाय विच, जिसके आधार पर मनुष्य अपने सामने उपस्थित क्रिया विकल्पों में से चयन करने में प्रभावित होते हैं। तो ये इनकी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। वैल्यूज आर नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड बाय विच ह्यूमन बीइंग आर इन्फ्लुएंस्ड इन देयर चॉइस अमंग द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन विच दे परसीव। ये दोस्तों जो डेफिनेशन है ये फ्लिंक महोदय के द्वारा दोस्तों दी गई है, जो कि सिंपली ये बताते हैं कि जिन मापदंडों को हम पसंद करते हैं और महत्व देते हैं और जिनके आधार पर हम अपने व्यवहार को निश्चित करते हैं, वही हमारे लिए मूल्य है। समाजशास्त्री अब क्या मानते हैं? समाजशास्त्री मूल्यों का संबंध समाज के विश्वास, आदर्श, सिद्धांत और सामाजिक मानदंडों से जोड़ते हैं। यानी कि जो सोशलिस्ट हैं वो बिल्कुल क्या करेगा, जो सोसाइटी के बिलीव्स हैं, आइडियल्स हैं, प्रिंसिपल है, सोशल नॉर्म्स है, उसी से वैल्यू को दोस्तों हमेशा क्या करेगा, जोड़ेगा। अब यहाँ पर समाजशास्त्री हैं डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी। इनके द्वारा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी गई है, जिसके माध्यम से दोस्तों हम जानेंगे कि मूल्य क्या है समाजशास्त्रियों के नज़र में या उनके दृष्टिकोण में। मूल्य समाज द्वारा स्वीकृत उन इच्छाओं और लक्ष्यों के रूप में परिभाषित किए जा सकते हैं जिन्हें अनुबंधन, अधिगम या समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा अभ्यातिकृत किया जाता है, यानी कि इंटरलाइज किया जाता है, ठीक है, या अंतःकरण में लिया जाता है, जो आत्मनिष्ठ, अधिमान, मान तथा आकांक्षाओं के रूप में धारण किए जाते हैं। तो इनकी जो डेफिनेशन है दोस्तों बेसिकली मूल्य के बारे में बहुत कुछ कह जाती है। यानी कि सबसे पहले कि मूल्य क्या है, समाज के द्वारा स्वीकृत है, यानी कि मूल्यों को समाज के द्वारा स्वीकृत किया जाता है। दूसरा ये है कि ये अनुबंधन, अधिगम और समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ये इनको सीखा जाता है। तीसरा यह है कि मनुष्य इनको अपने अंदर या अपने अंतःकरण में धारण करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति इन्हें अपनी इच्छानुसार महत्व देता है। तो आप मूल्यों का अर्थ समाजशास्त्रियों के अकॉर्डिंग यहाँ पर समझ सकते हैं। अब देखिए, अगर हम जितने भी दोस्तों हमने अभी दृष्टिकोण समझे, देखे, चाहे हम दार्शनिक की बात करें, धर्मशास्त्री, मानवशास्त्री, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री, सभी के दृष्टिकोणों पर समग्र रूप से विचार करें तो क्या निष्कर्ष निकलता है? सभी की दोस्तों हमने डेफिनेशन को यहाँ पर एक डेफिनेशन में डाल दिया है, यानी कि किसी समाज के वे विश्वास, आदर्श, सिद्धांत, नैतिक नियम, व्यवहार, मानदंड जिन्हें समाज के व्यक्ति महत्व देते हैं और जिनसे उनका व्यवहार निर्देशित एवं नियंत्रित होता है, उस समाज एवं उसके व्यक्तियों के मूल्य होते हैं। यानी कि दोज बिलीव्स, आइडियल, प्रिंसिपल, मोरल रूल्स एंड बिहेवियरल नॉर्म्स ऑफ अ सोसाइटी टू विच द इंडिविजुअल ऑफ सोसाइटी गिव्स importance and by which their behaviors is guided and controlled are the values of that society and its individuals। अब दोस्तों हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज के बारे में, यानी कि मूल्यों का वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है। अब देखिए, इसमें भी अलग अलग दृष्टिकोण हैं दोस्तों। जिससे हम बात करेंगे भारतीय दार्शनिकों की, तो भारतीय दार्शनिकों ने मूल्यों को केवल दो वर्गों में दोस्तों विभाजित किया है। उनकी तरफ से दोस्तों एक होते हैं आध्यात्मिक मूल्य यानी कि स्पिरिचुअल वैल्यूज, और दूसरे होते हैं भौतिक मूल्य यानी कि मटेरियलिस्टिक वैल्यूज। स्पिरिचुअल वैल्यूज का क्या अर्थ है दोस्तों? जो हमारे आध्यात्मिक चिंतन और व्यवहार को दिशा प्रदान करते हैं, वही हमारे क्या है, स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं, जैसे कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है। और भौतिक मूल्य का मतलब क्या होता है? जिनको हम दोस्तों क्या करते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित होते हैं, जिनसे हमारा सामाजिक व्यवहार को दिशा मिलती है, जैसे कि प्रेम है, सहानुभूति, सहयोग, राष्ट्र प्रेम। ये दोस्तों आपके किसके अंतर्गत आते हैं? ये भौतिक मूल्यों के अंतर्गत दोस्तों आते हैं। इसके अलावा अमेरिकी तर्कशास्त्री लेविस हैं, इनके द्वारा मूल्यों को 4 वर्गों में दोस्तों विभाजित किया गया है। 4 वर्ग इनके कौन कौन से दोस्तों? इनके द्वारा सबसे पहला जो मूल्य दोस्तों वो है आंतरिक मूल्य यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यूज। इसके अलावा बाह्य मूल्य यानी कि एक्सटर्नल वैल्यूज। इसके अलावा अंतर्निहित वैल्यू यानी कि इनहेरेंट वैल्यूज। एंड इसके बाद आता है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज यानी कि आपका साधन मूल्य। तो ये सभी दोस्तों इनके मूल्य इनके द्वारा दोस्तों निर्धारित किए गए हैं। अब जब हम बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आंतरिक मूल्य का तात्पर्य क्या है दोस्तों? जिसको व्यक्ति अपनी इच्छा से स्वीकार करता है, जो उसके हृदय के द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं, अंतर्मन के द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं,
तो फिर हम कहेंगे कि वो क्या है, आंतरिक मूल्य है। ठीक है, आंतरिक मूल्य उसको बोला जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है सत्य बोलना चाहता है तो फिर वो उसका क्या है, एक तरह से आंतरिक मूल्य है, उसको अंदर से दिल से इच्छा है कि भैया उसको हम पालन करना है। ठीक है, इसके बाद एक होता है बाह्य मूल्य, यानी कि एक्सटर्नल वैल्यूज। एक्सटर्नल का मतलब ये है कि जो बाह्य दबाव में आपके द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं, बुद्धि से तो इसको एक्सेप्ट करते हैं लेकिन दिल से एक्सेप्ट नहीं करते, तो उसको क्या बोलते हैं, बाह्य मूल्य बोलते हैं। इसके अलावा वो होता है अंतर्निहित। अंतर्निहित का मतलब यह है कि जो मूल्य आपके अंदर होते हैं, जन्मजात होते हैं, इस तरह के मूल्य जिसको आपको कोई सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो उसको हम अंतर निहित दोस्तों मूल्य बोलते हैं। जन्मजात मूल्य दोस्तों इनको बुला सकता है, जैसे कि प्रेम है, ईर्ष्या है या द्वेष है, ये सभी आपके कैसे हैं, ये अंतर्निहित मूल्य है। इसके अलावा साधन मूल्य, साधन का मतलब क्या दोस्तों, इंस्ट्रूमेंटल। अब आपके जो ऊपर जो मूल्य दिए गए हैं तो उसके लिए आपको क्या होगा, जिस मूल्य की आवश्यकता होगी ऊपर के 3 मूल्यों को प्राप्त करने के लिए, उसको हम साधन मूल्य बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम बोलते हैं, इस तरह से जो हम अमेरिकी तर्कशास्त्री लेविस के मूल्यों को समझ सकते हैं, जिनके द्वारा 4 वर्गों में मूल्यों को विभाजित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों स्प्रिंजर है, स्प्रिंजर ने भी दोस्तों क्या है, मूल्यों को 6 वर्गों में दोस्तों डिवाइड किया है। अब इनके द्वारा भी दोस्तों जो मूल्य है उनको जैसा फील्ड है उसके अकॉर्डिंग ही दोस्तों यहाँ पर इसको डिफाइन किया गया है। इनके द्वारा दोस्तों जैसे कि वैल्यूज हैं, जैसे कि नाम से पता लगता है, सैद्धांतिक मूल्य यानी कि थ्योरेटिकल वैल्यूज, आर्थिक मूल्य, इकोनॉमिकल वैल्यूज, सौंदर्य बोधात्मक मूल्य, एस्थेटिक वैल्यूज, सामाजिक मूल्य, सोशल वैल्यूज, राजनीतिक मूल्य, पॉलिटिकल वैल्यूज, धार्मिक मूल्य यानी कि रिलीजियस वैल्यूज। ठीक है, जैसे आप इसका नाम देख सकते हैं तो आपको सिंपली क्या होगा, नाम से ही दोस्तों इनके वैल्यूज के बारे में पता लग जाएगा। तो सैद्धांतिक मूल्य का तात्पर्य क्या होगा, वे मूल्य जो व्यक्ति जीवन के मूल सिद्धांतों के रूप में धारण करता है और जिसके आधार पर ही वो अन्य मूल्यों का चयन करता है। इसी तरह से जब हम बात करेंगे आर्थिक मूल्यों की, तो आर्थिक क्षेत्र में जो उसको दिशा निर्देश करते हैं। इसके अलावा सौंदर्य बोधात्मक मूल्यों की हम जैसे बात करेंगे, एस्थेटिक वैल्यूज की, तो जो उसे सौंदर्य बोध के क्षेत्रों एवं क्रियाओं में चयन करने में मदद करते हैं। इसके अलावा सामाजिक मूल्य वही मूल्य होंगे जो उसके सामाजिक व्यवहार को निर्देशित करेंगे। राजनीतिक का अर्थ होगा जो उसके राजनीतिक व्यवहार को निर्देशित करेंगे। इसी तरह से जो धार्मिक मूल्य की बात करेंगे, जो उसे धार्मिक नैतिक नियमों के रूप में प्राप्त होते हैं और जिनका वो पालन करता है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, धार्मिक मूल्य बोलते हैं। तो यहाँ पर आप स्प्रिंजर के द्वारा जो वर्गीकरण है उसको आप समझ सकते हैं। इसके अलावा कुछ समाजशास्त्री हैं, इन्होंने जैसे भारतीय दार्शनिकों ने वर्गीकरण किया था वैसे ही वर्गीकरण उनके द्वारा भी किया गया है। उनके द्वारा भी 2 मूल्य माने गए हैं, आध्यात्मिक मूल्य और भौतिक मूल्य। इसके अलावा कुछ समाजशास्त्री ऐसे हैं जिन्होंने मूल्यों को अन्य 2 वर्गों में भी विभाजित किया है, जैसे कि आंतरिक मूल्य और बाह्य मूल्य। जैसे हमने अभी पढ़ा कि भाई आंतरिक मूल्य क्या होते हैं, बाह्य मूल्य क्या होते हैं, इसके द्वारा उन्होंने दोस्तों यहाँ पर उसको समझा है। ठीक है, तो आंतरिक मूल्य फिर वही है कि वैसे मूल्य जिनको व्यक्ति अपने बाह्य पर्यावरण से स्वाभाविक रूप से ग्रहण करता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारे अंतर मन में स्वाभाविक रूप से स्थान प्राप्त करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम आंतरिक मूल्य बोलते हैं। और बाह्य मूल्य का क्या अर्थ होगा, वो व्यक्ति जो अपने बाह्य पर्यावरण से दबाव में स्वीकार करता है, तो वे एक्चुअली क्या होते हैं, बाह्य मूल्य कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ समाजशास्त्री हैं, उन्होंने मूल्यों को और 2 वर्गों में विभाजित किया है। एक बोला है सकारात्मक मूल्य और एक होता है नकारात्मक मूल्य। सकारात्मक मूल्य का क्या अर्थ है दोस्तों, जो समाज के द्वारा स्वीकृत होते हैं और जिन्हें व्यक्ति समाज की विभिन्न क्रियाओं में भाग लेते हुए सीखता है और जिससे उनका व्यवहार क्या होता है, निर्देशित होता है। जैसे कि हम बात करेंगे प्रेम की। ठीक है, और नकारात्मक मूल्य क्या होंगे, नकारात्मक मूल्य वो मूल्य होंगे जो समाज के द्वारा स्वीकृत नहीं होते हैं, लेकिन व्यक्ति समाज की विभिन्न क्रियाओं में भाग लेते हुए भी उनको ग्रहण कर लेता है और कभी उससे भी उसका व्यवहार निर्देशित हो जाता है, जैसे कि द्वेष है। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मूल्य है प्रेम वो सकारात्मक मूल्य है, द्वेष आपका क्या है, नकारात्मक मूल्य है। अब दोस्तों अगर हम इन सभी के वर्गीकरण को एक बार अगर समझे तो उसके आधार पर अगर हम वर्गीकरण करना चाहे तो मूल्यों का वर्गीकरण क्या हो सकता है। यदि मूल्यों का वर्गीकरण करना है तो मनुष्य के जीवन के विविध पक्षों के आधार पर ही दोस्तों उसको किया जाना चाहिए। यानी कि दोस्तों जैसे कि सामाजिक मूल्य है, सांस्कृतिक मूल्य है, धार्मिक मूल्य है, आर्थिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य, राष्ट्रीय मूल्य, तो ये दोस्तों आपका ज्यादा महत्वपूर्ण वर्गीकरण है।
तो जिससे उसका समाज के प्रति व्यवहार निर्देशित होता है। सांस्कृतिक मूल्य जो हमने जैसे बताया कि भाई जो हमारे संस्कृति से संबंधित आपके मूल्य होते हैं, नैतिक नियमों का पालन करना, ठीक है, धार्मिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य, राष्ट्रीय मूल्य, ये सभी दोस्तों आपके मूल्यों का वर्गीकरण सही रहेगा, विविध पक्षों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि इन मूल्यों के संवर्धन में पाठ्यक्रम की क्या भूमिका है। अब देखिए पाठ्यक्रम की दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और पाठ्यक्रम का उद्देश्य पर प्रयोजन ऐसा होना चाहिए जो विद्यार्थी के चरित्र निर्माण और समग्र व्यक्तित्व विकास, भारतीय विचार परंपरा में विद्या या शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। तो करिकुलम का काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों रोल होता है। द एम एंड पर्पस ऑफ करिकुलम शुड बी सच दैट इट एम्स इट एट कैरेक्टर बिल्डिंग, यानी कि दोस्तों उसका जो एम होना चाहिए वो छात्र के कैरेक्टर बिल्डिंग पर ज्यादा होना चाहिए, यानी कि उसके चरित्र निर्माण। इसके अलावा उसके ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी कि उसके पूरे समग्र व्यक्तित्व विकास और भारतीय परंपरा में विद्या या शिक्षा का लक्ष्य भी होना चाहिए, यानी कि जो हमारा इंडियन थॉट और ट्रेडिशन है उसके आधार पर ही विद्या या लक्ष्य या शिक्षा का उसमें लक्ष्य होना चाहिए। भारत दोस्तों दुनिया का सबसे युवा देश है, जिसे हम दूसरे शब्दों में जनांकीय लाभांश भी दोस्तों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये आपका पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जिसके कारण से दोस्तों युवा हैं उनको मूल्य दिया जाना अति आवश्यक है। तो इसमें पाठ्यक्रम की भूमिका दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पाठ्यक्रम दोस्तों आपका नैतिक, सांस्कृतिक और संवैधानिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। आलोचनात्मक सोच, भारतीय ज्ञान प्रणाली, वैज्ञानिक स्वभाव और संचार को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए, यानी कि करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन मोरल, कल्चर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। इसके अलावा जो प्रमोट करे क्रिटिकल थिंकिंग को, इंडियन नॉलेज सिस्टम को, साइंटिफिक टेम्पर एंड कम्युनिकेशन। तो दोस्तों आपने समझना है कि जो पाठ्यक्रम है उसकी क्या भूमिका दोस्तों यहाँ पर रहती है। अब दोस्तों पाठ्यक्रम के बाद जो शिक्षक है, शिक्षक की क्या भूमिका है, ठीक है। अब देखिए जब हम बात करते हैं शिक्षक की, तो विद्यालय ना केवल शिक्षा का एक औपचारिक साधन है, बल्कि यह बच्चे के मूल्य संवर्धन की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करता है और विद्यालय के इस कार्य में शिक्षक की भूमिका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि शिक्षा आपको विद्यालय में तो मिलती है, लेकिन विद्यालय में शिक्षा प्रदान कौन कर रहा है दोस्तों, वो कर रहा है टीचर। और जब आपको शिक्षा जब मिलती है तो उसमें दोस्तों जो मूल्य संवर्धन की प्रक्रिया है उसको तीव्र गति प्रदान करने में शिक्षक की भूमिका ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल पैदा करती है, या सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसमें रहता है। इसके अलावा विद्यालय में खेल प्रक्रिया द्वारा बच्चे सहयोग, अनुशासन, सामूहिक कार्य ये सभी दोस्तों सीखते हैं। तो इस प्रकार विद्यालय में बच्चे आधारभूत सामाजिक व्यवहार और व्यवहार के सिद्धांतों की नींव दोस्तों इसमें डालता है। इसके अलावा सामाजिकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करने के लिए शिक्षक का सर्वप्रथम कार्य यह होना चाहिए कि वह बालक के माता पिता से संपर्क स्थापित करे और उसकी रुचियों तथा मनोवृत्तियों के विषय में ज्ञान प्राप्त करे एवं उन्हीं के अनुसार उन्हें विकसित होने के अवसर प्रदान करें। इसके अलावा समाजीकरण के संदर्भ में बच्चे अपने अभिभावकों और शिक्षकों का ही अनुकरण करते हैं तथा बालकों के समाजीकरण हेतु शिक्षकों को चाहिए कि वह उनके संग स्नेह और सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करें। इसी से दोस्तों इसमें क्या होगा, उनमें मूल्यों का भी डेवलपमेंट होगा, ठीक है। इसके अलावा जो शिक्षकों का दृष्टिकोण बालक के प्रति हमेशा आदर्शवादी होना चाहिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे शिक्षकों से जुड़ सके। अब बात करेंगे दोस्तों कि स्कूल की क्या भूमिका है मूल्य संवर्धन में। तो विद्यालयों में मूल्य शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए, पर इस शिक्षा का विधान अलग विषय एवं क्रिया के रूप में ना करके विद्यालयों के समस्त विषयों एवं क्रियाओं के साथ कराना चाहिए। यानी कि जब आप वैल्यू एजुकेशन दोस्तों दे रहे हैं तो इसको आप अलग सब्जेक्ट के रूप में ना पढ़ाएं, समस्त विषयों में दोस्तों इसको आपने इंक्लूड करना चाहिए और क्रिया के माध्यम से दोस्तों इसको सिखाया जाना आवश्यक है। इसके अलावा उचित मूल्यों के विकास के लिए विद्यालयों को क्या क्या कार्य करने चाहिए। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मूल्य प्रधान पर्यावरण, मतलब कि विद्यालय को सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण आपका मूल्य प्रधान होना चाहिए, जहां सब छात्रों के संग समान व्यवहार किया जाए, सबको समान अधिकार दिए जाए और सबके संग उचित न्याय किया जाए। विद्यालयों की उच्च परिपाटी बच्चों में उच्च आदर्शों और मूल्यों के विकास में हमेशा सहायता दोस्तों करती है। इसके अलावा विद्यालय विषयों के शिक्षण के संग भी मूल्य शिक्षा दोस्तों दी जानी चाहिए। जब आप विषय करते हैं तो आप एक कंबाइंड रूप से वहां पर उनको वैल्यू एजुकेशन दे, अलग से सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप उसको
विषयों के शिक्षण के संग मूल्य शिक्षा दी जानी चाहिए, जैसे कि भाषा और इतिहास ऐसे 2 विषय हैं जिनके माध्यम से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, मूल्य शिक्षा या मूल्यों का विकास दोस्तों वहां पर किया जा सकता है। ऐसे ही दोस्तों अन्य भी कई सब्जेक्ट होते हैं जिनकी मदद से क्या है कि मूल्यों का विकास किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगला आता है सहपाठ्यचर्या क्रियाएं, यानी कि को करिकुलम एक्टिविटी। देखिए दोस्तों, विद्यालय में सहपाठ्यचर्या क्रियाएं होती है, को करिकुलम एक्टिविटी होती हैं, यानी कि शिक्षण के अतिरिक्त जो भी क्रियाएं होती है उनको हम दोस्तों सहपाठ्यचर्या क्रियाएं दोस्तों बोलते हैं। तो ये दोस्तों काफी महत्वपूर्ण होती है क्रियाएं, क्योंकि इससे भी दोस्तों क्या होता है कि मूल्य का विकास होता है। मूल्य शिक्षा की दृष्टि से इनका सर्वाधिक महत्व है। जैसे कि प्रातःकालीन दोस्तों सभा होती है, साहित्यिक और सांस्कृतिक क्रियाएं होती है, तो दोस्तों इससे क्या होता है, बच्चों में वैल्यू का डेवलपमेंट होता है, यानी कि वैल्यू इनकलकुलेशन होता है। ठीक है, प्रातःकालीन सभा है तो जैसे वहां पर वो प्रार्थना करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी साहित्यिक और सांस्कृतिक क्रियाएं होती हैं उनसे भी क्या होता है कि वहां पर उनमें वैल्यू का डेवलपमेंट होता है, यानी कि इनकलकुलेशन होता है। इसके अलावा सहपाठ्यचर्या क्रियाएं और मूल्य की शिक्षा की हम बात करें तो इसमें देखिए क्या क्या आती हैं। जैसे कि प्रातःकालीन सभा है, तो प्रातःकालीन सभा दोस्तों क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। इसी से दोस्तों क्या होता है, बच्चे जैसे शुरुआत में हम प्रार्थना करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, बच्चे सद्मार्ग की ओर को उन्मुख होते हैं, उनमें वैल्यू इनकलकेशन होती है। ठीक है, इसके अलावा साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम दोस्तों जब करवाए जाते हैं तो इनके आयोजन से भी दोस्तों क्या होता है कि बच्चों में प्रेम, सहयोग ना और श्रम, इन सभी की दोस्तों भावना पैदा होती है। इसके अलावा जैसे महापुरुषों के जन्मोत्सव हैं, ये भी दोस्तों आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है। तो इसमें भी दोस्तों क्या होता है कि बच्चों में क्या होता है कि बच्चों में महापुरुषों की जब वो जीवनी पढ़ते हैं तो उनका उन पर काफी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और इसके अलावा जो उनके अच्छे चीजें जो उनके द्वारा की गई हैं उनसे उन पे मूल्यों का संवर्धन होता है। इसके अलावा दोस्तों जो खेल कूद हैं, राष्ट्रीय उत्सव हैं, समाज सेवा कार्य हैं, ये सभी दोस्तों आपके क्या करते हैं, मूल्यों में संवर्धन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इनडायरेक्टली ये क्या है दोस्तों, स्कूल के ही अंदर होने वाली क्रियाएं हैं और इसमें क्या होता है कि मूल्य में संवर्धन ये सभी करते हैं। तो कोई करिकुलम एक्टिविटी एक तरह से मूल्य संवर्धन में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है। इसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे मूल्य संवर्धन में अब परिवार की क्या भूमिका है। अब देखिए, परिवार दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी बच्चे में अगर हम वैल्यू की बात करें तो वहाँ पर उसके जो परिवार है उसकी झलक वहाँ पर दिखाई देती है। हम कहते हैं ना कि कोई बच्चा है कि जिस तरह के उसमें वैल्यूज़ होंगी तो उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो उसके परिवार का ही होता है, क्योंकि परिवार बच्चे की सर्वप्रथम पाठशाला है और परिवार में ही बच्चा भाषा सीखता है, आचरण की विधियाँ सीखता है और अपनी संस्कृति को ग्रहण करता है। परिवार में ही बच्चों में मूल्यों की नींव रखी जाती है। प्रारंभ में बच्चा अपने माता पिता, भाई बहन सबका अनुकरण करता है और उनसे सीखता है और आचरण की विधियां भी सीखता है और यहीं से ही मूल्यों के निर्माण की प्रक्रिया भी स्टार्ट होती है। इसलिए अगर परिवार है, परिवार को चाहिए कि वो बच्चों में उचित ढंग से मूल्यों का विकास करे। तो कैसे कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे मूल्य आधारित आचरण, यानी कि परिवार को दोस्तों हमेशा चाहिए कि मूल्यों के आधार पर ही परिवार को आचरण करना चाहिए, केवल उपदेश ना दे। ये है कि वो स्वयं मूल्य आधारित आचरण करें जिससे और स्वयं मूल्य आधारित जीवन जिए जिससे कि बच्चे उनका अनुकरण करें और वे स्वयं उनसे प्रभावित होकर अपने में वैल्यू को डेवलप करें। ठीक, इसके बाद कहानी कथन। परिवार में बच्चों को हमेशा ऐसी कहानी सुनानी चाहिए जो छोटी हो, सरल हो, जिससे कार्य और परिणाम हमेशा स्पष्ट हो, जिससे बच्चों में प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, दया, दान, क्षमा, वीर, शौर्य और राष्ट्र समर्पण पे के महत्व का उनको ज्ञान हो और इन मूल्यों का उनमें संवर्धन हो। इसके अलावा रेडियो टेलीविजन कार्यक्रम विश्लेषण। परिवार में आपने देखा होगा कि दोस्तों जैसे रेडियो और टेलीविजन के कार्यक्रम सुने और देखे जाते हैं, इसमें तरह तरह के दोस्तों कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, जैसे कि कहानी है, नाटक है, फीचर फिल्म है, धारावाहिक है। ठीक, अब इनके प्रति परिवार का सदस्यों का कैसा दृष्टिकोण है, इन सभी अनुक्रियाओं को बच्चे बड़े गौर से देखते हैं और इन सभी अनुक्रियाओं को जब वो देखते हैं तो वे उसका अनुकरण करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा अवसर होता है कि जब माता पिता अपनी सही अनुक्रियाओं के द्वारा बच्चों को प्रभावित करें और उन्हें सत्य की ओर अग्रसर कर सकते हैं और असत्य से उन्हें सावधान कर सकते हैं। तो जैसे हम देखिए कोई टेलीविजन कार्यक्रम हम जब देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि भैया कोई चीज़ अगर अच्छी हो रही है तो उसके प्रति हमारी अनुक्रिया कैसी है, कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसका विरोध कर रहे हैं। तो वे सभी जो मौके होते हैं, वो जो बच्चे होते हैं, वो हमारी अनुक्रियाओं को ध्यान से देख रहे होते हैं, तो उससे उनको पता लगता है कि ये चीज़ सही है या फिर ये चीज़ गलत है।
इसके अलावा समाज द्वारा स्वीकृत आचरण की पुष्टि, यानी कि परिवार को समाज के द्वारा जो स्वीकृत व्यवहार विधियों हैं उनकी चर्चा करनी चाहिए और बच्चों को केवल दूसरों की अनुक्रिया के आधार पर ही नहीं अपितु कुछ मूलभूत आधारों पर अपना व्यवहार निश्चित करना चाहिए। इसके अलावा विद्यालय के मूल्य शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों में भी दोस्तों सहयोग परिवार को देना चाहिए। परिवार को विद्यालयों में सिखाए जाने वाली मूल्यों के प्रति भी सहमति होनी चाहिए और मूल्यों के विकास के लिए परिवार में भी सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण सुलभ कराया जाना चाहिए। इसके अलावा पुरस्कार और दंड, ये भी दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी परिवार और सदस्यों को ध्यान देना चाहिए कि बच्चे मूल्य आधारित व्यवहार करें तो उनकी हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए और मूल्य प्रतिकूल व्यवहार के प्रति अन्यथा अनुक्रिया करें, यानी कि दूसरी अनुक्रिया होनी चाहिए। बच्चों से प्रेम करें, मोह नहीं होना चाहिए उनसे, ठीक है। अगर उनका आचरण सही है तो उसको सही कहें, गलत है तो गलत कहें। और बच्चे अगर कोई गैर मूल्य आधारित आचरण जानबूझकर करे तो उन्हें दंड का प्रावधान भी होना चाहिए। इसके अलावा परिवार को चाहिए कि उनको कष्ट सहन करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करें, क्योंकि मनुष्य को जब मूल्य की अगर वो रक्षा कर रहा होता है कि जैसे हमारे वैल्यूज़ हैं, कई बार क्या होता है कि हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो हमको गलत कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं, यानी कि हमसे गलत कार्य नहीं हो पाता है। तो वो मूल्य, क्योंकि हमारे अंदर क्या होती है, वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, और उनके रक्षा में मनुष्य को स्वयं में कभी कभार कष्ट भी भोगना पड़ता है। तो बच्चों को स्वयं इसकी अनुभूति करवाएं और समझाएं कि मूल्य की रक्षा के लिए आपको कष्ट भी सहन करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप मानसिक रूप से उनको तैयार करें। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं मूल्य संवर्धन में समुदाय की क्या भूमिका है। देखिए, मूल्यों का अगर सुदृढ़ीकरण करना है यानी कि स्ट्रेंथन करना है तो दोस्तों ये कम्युनिटी में ही पॉसिबल होता है। अब मूल्यों को हम बेसिकली 5 रूपों में बांट सकते हैं। अगर हम समुदाय की भूमिका की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपने समझना है कि सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, जो हमने दोस्तों अभी बताया था, तो यहाँ इन सभी के संवर्धन में दोस्तों आपकी क्या है, समुदाय की बहुत बड़ी भूमिका है। चाहे सामाजिक हो, सांस्कृतिक मूल्य का संवर्धन हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक, इन सभी मूल्यों के संवर्धन में समुदाय की दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब हम दोस्तों बात करते हैं सामाजिक मूल्य की, यानी कि अगर हमें सामाजिक मूल्यों को डेवलप करना है या उनका आपने संवर्धन करना है तो आपको एक उचित सामाजिक पर्यावरण की आवश्यकता होगी। अब जब हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों को दोस्तों डेवलप करना चाहते हैं तो फिर आपको सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण की आवश्यकता होगी। धार्मिक मूल्यों के लिए आपको एक सामाजिक धार्मिक पर्यावरण की आवश्यकता होगी। राजनीतिक के लिए आपको एक सामाजिक और राजनीतिक पर्यावरण की आवश्यकता होगी। सिमिलरली अगर आपको आर्थिक मूल्य चाहिए तो आर्थिक मूल्यों के लिए दोस्तों आपको एक उचित सामाजिक आर्थिक पर्यावरण की आवश्यकता होगी। अब ये सभी प्रकार के जो पर्यावरण हैं ना आप परिवार में बना सकते हैं, ना विद्यालय में पैदा कर सकते हैं, है ना, ठीक है, ना परिवार में ना विद्यालय में पैदा किए सकते। ये सभी दोस्तों आपके क्या है, समुदाय में ही संभव है, ठीक है। इस प्रकार के पर्यावरण कहाँ किए सकते हैं, समुदाय में ही संभव है। तो इसीलिए दोस्तों मूल्य संवर्धन में समुदाय की बहुत बड़ी भूमिका है। तो मूल्यों के विकास के लिए उचित पर्यावरण की आवश्यकता होती है और ये सब जो पर्यावरण है ना परिवार में उपस्थित किया जा सकते हैं ना ही विद्यालय में, ये सभी आपके समुदाय में ही संभव है। तो मूल्य शिक्षा में सबसे अधिक महत्व समुदाय का है। अब यहाँ पर समुदाय को चाहिए कि वे किस तरह का दोस्तों ये कार्य उसको करना होगा, यानी कि उचित मूल्यों के निर्माण के लिए जो समुदाय है उसको निम्नलिखित कार्य आपके करनी चाहिए। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे मूल्य आधारित आचरण। यदि हम बच्चों को मूल्यों का विकास उसमें करना चाहते हैं तो उन्हें मूल्य आधारित जीवन जीने की ओर अग्रसर करना चाहते हैं तो पहले हमें स्वयं वैसा करना होगा, यानी कि मूल्य आधारित आचरण करना होगा समाज को। यदि हम बच्चे को उचित मूल्यों की ओर को अग्रसर करना चाहते हैं, उसका डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उन्हें मूल्य जीवन जीने की ओर को अग्रसर करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें स्वयं ऐसा करना होगा, मूल्य आधारित आचरण करना होगा। इसके अलावा मूल्य प्रधान नाटकों का मंचन करना होगा, यानी कि स्टेजिंग ऑफ वैल्यू ओरिएंटेड प्लेस लाइक रामलीला, कृष्ण लीला, नाटक, स्वयं, इन सब का प्रदर्शन मनोरंजन के साथ मूल्य शिक्षा के उद्देश्य से करेंगे तो मूल्य शिक्षा में बड़ा सहयोग मिलता है, ठीक है, क्योंकि इनसे भी बच्चों में मूल्य क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। इसके अलावा जनसंचार के साधनों का प्रयोग, यानी कि जनसंचार के साधनों का दोस्तों बहुत आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट प्रयोग है। लाइक पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीविजन का दोस्तों बहुत बड़ा महत्व है। अब इनमें अगर मूल्य आधारित कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे और यथार्थ का चित्रण जब इसमें किया जाएगा
और आदर्श की चर्चा इसमें दोस्तों अवश्य हो, और ये दिखाया जाना चाहिए कि अंत में विजय सत्य की ही होती है। तो इससे बच्चों में क्या होगा, मोरल के प्रति एक रिलायबिलिटी दोस्तों क्या होगी, पैदा होगी, और जानेंगे कि यस, सत्य की हमेशा विजय होती है, तो हमें इन मूल्यों को अपनाना चाहिए, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर जनसंचार के साधनों का भी प्रयोग किया जाना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा समाज सेवा कार्य, समाज सेवा बच्चों को प्रारंभ से इन कार्यों में भाग लेने के अवसर देते रहने चाहिए, और जब वे दीन दुखियों के संपर्क में आएंगे तो उनके हृदय में सहानुभूति जागृत होगी, वे दया करना सीखेंगे, और धीरे धीरे ये फिर उनके मूल्य बन जाएंगे। तो समुदाय की दोस्तों ये कार्य इनको करने पड़ेंगे। इसके अलावा धार्मिक और नैतिक शिक्षा, धार्मिक और नैतिक शिक्षा, प्रत्येक धर्म में नैतिक नियम होते हैं जैसे हमने पहले पढ़ा, और प्रत्येक मनुष्य के लिए इनका पालन करना आवश्यक बताया गया है। तो समुदाय को चाहिए कि वे धार्मिक उदारता बरतें और बच्चों को इस सत्य से भी अवगत करवाएं। यानी कि कभी कभार आपको धार्मिक रूप से कठोर होने की आवश्यकता नहीं है, बच्चों को धार्मिक रूप से उदारता दिखाने की जरूरत है, यानी कि रिलीजियस जेनरोसिटी इसको बोलते हैं, और बच्चों को इस सत्य से भी अवगत कराना आवश्यक है। इसके अलावा पुरस्कार और दंड, पुरस्कार और दंड की दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण ये यहाँ पर यूज है। समुदाय में हमेशा देखा गया है कि दोस्तों जैसे शक्तिशाली है उसकी पूजा होती है या फिर धनवान की होती है, अब मूल्य आधारित जीवन जीने वालों की ही प्रशंसा की जाए, ये समुदाय की जिम्मेदारी है। क्योंकि जो वैल्यू एजुकेशन दे रहा है या फिर जो आपका वैल्यू बेस्ड अगर कोई लाइफ जी रहा है, तो ऐसे लोगों की प्रशंसा की जानी चाहिए समुदाय में, जिससे कि जो बच्चा है वो उनको देखे या उनकी ओर को सीखे कि भैया हाँ, इस व्यक्ति की समाज में ज़्यादा वैल्यू है, यानी कि उसको ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि वैल्यू आधारित जीवन जीता है, ना कि जो कोई शक्तिशाली है या कोई जो पैसे वाला है उसको ज़्यादा अगर समाज में ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है, समुदाय में वैल्यू दी जा रही है। तो यहाँ पर आपने समझना है कि मूल्य आधारित जीवन जीने वाले को प्रशंसा करने की, उसका सम्मान करने की, उनकी पूजा करने की, तो जिन्होंने हमेशा अपना जीवन मूल्य आधारित जीवन जिया है तो उनको ज़्यादा महत्व दिए जाने की आवश्यकता है। इससे बच्चे भी क्या करेंगे, उनका अनुकरण करेंगे। ठीक है। इसके अलावा जो समुदाय है उनको गैर मूल्य जीवन जीने देने वालों को भी दंड देना चाहिए, जिससे कि जो छात्र है उसके मन में भी ये भय जागे कि अगर मैं मूल्यों का पालन नहीं करूंगा तो मुझे भी दंड मिल सकता है, और मूल्यों की जो इंपॉर्टेंस है उसको वहां पर पता चलेगी। इसके अलावा कष्ट सहन करने की मानसिक तैयारी, समुदाय को बच्चों में हमेशा ये कूट कूट कर ये भावना भरनी चाहिए कि जिससे बच्चे कभी भी मूल्यों का पालन करने से अपने डिगेंगे नहीं, यानी कि हटेंगे नहीं। क्योंकि हमेशा जब आपको मूल्यों का जब पालन करना होता है तो समाज में आपको कई तरह के प्रतिरोधों का दोस्तों सामना करना पड़ता है, यानी कि कष्ट आपको सहन करना पड़ता है। तो परिवार की भी वही जिम्मेदारी है, समुदाय की भी वही जिम्मेदारी है कि आपको कष्ट सहन करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ेगा। तो ये थे दोस्तों मूल्य संवर्धन में पाठ्यक्रम, शिक्षक, विद्यालय, परिवार और समुदाय की भूमिका। आई होप कि दोस्तों आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।